जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं इस हिस्ट्री की क्लासेस में। जो एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए आपको जीएस का क्विक रिवीजन क्लासेस जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए बड़ी ही उपयोगी है, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन पर हम कंटिन्यूअसली आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। ये क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री पर है। अब तक जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पर क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगर हमारे एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, एजुकेशन वायर ना आपको केवल जीएस का क्विक रिवीजन क्लासेस आपको डेप्थ वे में दे रहा है, बल्कि इन सब के अलावा दृष्टि, आईएएस और विजन आईएएस की प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रहा है। अब तक कई टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स उन क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। वहाँ से टेस्ट सीरीज निःशुल्क में लगा रहे हैं और आप भी चाहते हैं यूपीएससी को क्वालिफाई करना, तो अच्छे गाइडेंस के साथ और निःशुल्क में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको, जिसमें जीएस और सीसैट दोनों का कंपाइल आपसे चर्चा का बिंदु बनाया जा रहा है। इस क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास खंड नंबर 1। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थी, यहां पर एक आपको मैप दिख रहा है, जिसमें 18वीं शताब्दी के भारत की चर्चा की जा रही है और ये 1751 का भारत है। ये इधर आपको सिंधु नदी दिख रही है, काबुल कंधार से होती हुई जा रही है। इधर ये इसकी सहायक नदी है। ये झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये राजपूताना क्षेत्र आपको यहां पर दिख रहा है, राजस्थान के क्षेत्र में। और कई ऐसे छोटे बड़े साम्राज्य आपको दिख रहे हैं जो उस समय के हुआ करते थे। तो ये पूरा स्वतंत्र और संपूर्ण भारत आपको दिख रहा है। ये भारत हुआ करता था स्टूडेंट्स पहले, जो आपको मानचित्र में विजिबल हो रहा है। ये था वो प्यारा भारत जो आज आधा हो गया है, क्योंकि ये कई भागों में टूट गया है। ये इतना बड़ा भारत हुआ करता था, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में। 18वीं शताब्दी के भारत में कई क्वेश्चन उठते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन उठता है मुगल साम्राज्य का पतन। मतलब कि मुगल सत्ता 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आप देखोगे विघटित होती चली गई थी। न केवल औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के पहले भी मुगल सत्ता का विघटन होना शुरू हो गया था।
इसके कई कारण थे, मैंने जो लास्ट क्लासेस में आपसे चर्चा भी की थी, जिसमें शत्रु राज्य की अवधारणा आप समझते हैं, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य की अवधारणा आप समझते हैं, जिसमें कई ऐसे बिंदुओं की भी चर्चा आप करते हैं। बाहरी शक्तियों का आक्रमण होता है। क्वेश्चन उठता है कि मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी के भारत में क्यों और कैसे हुआ? चूंकि मुगल साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र में था। एक जम्बूद्वीप की अवधारणा आप पढ़ते हैं। नॉर्थ से लगाकर चोल, चैर और पांड्यों के बीच तक, आज के वर्तमान आंध्र प्रदेश तक आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरब में असम और पश्चिम में गुजरात और उत्तर में काबुल और कंधार, ये जो आपका गंगा यमुना के रीजन तक, आपको सिंधु के रीजन तक देखने के लिए मिलेगा। यद्यपि इसके विघटन के पश्चात भी यह प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस प्रक्रिया ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात और तीव्रता निर्धारित कर ली। प्यारे विद्यार्थीगण, 1703 में बंगाल का एक सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। इस सूबेदार ने औरंगजेब की मृत्यु से पहले 1703 और 4 के समय अपनी कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दी। उसने स्थानांतरित कर दी। वो ढाका आज के बांग्लादेश की कैपिटल से वह मुर्शिदाबाद, मतलब कि असम के, बिहार, बंगाल के रीजन में बोले करके आ गया। वो आकर के आज के वेस्ट बंगाल वाले रीजन में मुर्शिदाबाद है, वहां पर आकर के बस गया। अब जरा देखिए, एक सूबेदार जो बंगाल में नियुक्त किया गया था मुगल सत्ता के तहत, उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के भी अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, वहां से परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन उठता है कि राजनीतिक विन्यास उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्यों में आपको 3 बड़े राज्य मिलेंगे, जिसमें एक मिलता है बंगाल, हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा मिलता है हैदराबाद, तीसरा मिलता है अवध। ये तीनों वो क्षेत्र हैं जहां पर मुगल सत्ता की अत्यधिक मात्रा में शक्तियां देखने के लिए मिलती हैं। परंतु इन सब के बावजूद मुगल सत्ता का विघटन और उत्तराधिकारी राज्यों की उत्पत्ति इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलती है। प्यारे विद्यार्थी, वही बंगाल जिस पर ब्रिटिशर्स की निगाहें थी, वही बंगाल जहां पर उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित करने का प्रयास किया, वही बंगाल जहां पर सबसे पहले प्लासी का युद्ध लड़ा गया, वही बंगाल है ये। वही समृद्ध क्षेत्र है, वही दो आपका रीजन है जहां पर आपको शोरा, अफीम, कपास, कॉटन और नील की खेती, वह गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी का उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन सब के अलावा यूरोपीय बड़ी महाशक्तियां अपने क्षेत्र, स्थान को यहां से रेखांकित करने का प्रयास करेंगी। इनमें सबसे पहले आता है बंगाल।
बंगाल मुर्शीद कुली खान यहां का शासक हुआ करता था। 1717 से 1727 तक यहां का वो शासक बनता है और इसके अधीन ही बंगाल का एक स्वायत्त राज्य के रूप में भी उभरा था। उसने सूबेदार और दीवान को मिलाकर के एक नवाब के रूप में एक नए के पद का भी सृजन करने का प्रयास किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नवाब बना है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहोगे नवाब को दो शब्दों में एक सूबेदार और बंगाल का दीवान को एक साथ मर्ज करने के पश्चात एक नया पद बनाया गया, नवाब का पद। और मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। उसने अडियल और हटी जमींदारों के ऊपर निगरानी रख करके राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन करके कुशल सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया। उसके परवर्ती उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान ने बंगाल से मुगल सत्ता संप्रभुता के प्रतीक को ही समाप्त कर दिया। परंतु प्यारे बच्चे, ये अलीवर्दी खान कहां से आ गया, जरा इसको भी समझना। मैं आपको बताना चाहता कि जब बंगाल में मुर्शीद कुली खां था, न केवल मुर्शीद कुली खां बल्कि इसके बाद भी कई ऐसे उत्तराधिकारी आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1727 के पश्चात आपको बंगाल में नया उत्तराधिकार सुजाउद्दीन देखने के लिए मिलेगा। ये वही सुजाउद्दीन है, यहां पर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। वन सेकेंड। सुजाउद्दीन, ये सुजाउद्दीन कौन था? ये सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान का दामाद हुआ करता और इसी का पुत्र सरफराज, जो सुजाउद्दीन का पुत्र था, सरफराज, ये 1740 के आसपास यहां का नवाब बनता है, शासक बनता है। और इसी सरफराज की शक्ति को, कमजोरी का फायदा उठा करके अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के पश्चात 1740 में सरफराज को पराजित कर देता है। सरफराज को पराजित करने के पश्चात बंगाल का नवाब बन जाता है और अलीवर्दी खान पूर्ण रूप से मुगल सत्ता की संप्रभुता को आप देखोगे समाप्त कर देता है और बंगाल के क्षेत्र को पूर्णतः स्वतंत्र करने का प्रयास अलीवर्दी खान करता है। यही वही बंगाल है जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की घटनाएं मिलेंगी। इतिहास के कई पन्ने आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ये वही बंगाल है। इसके बाद आता है अवध। अवध का अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के दोआब का रीजन है। यह बड़ा ही पुरानी जलोढ़ है यहां पर, जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है। यह बड़ा उत्पादक वाला रीजन है।
जो 40% भारत के कृषि उत्पादन का कवर करने का प्रयास करता है। इसी का नवाब था मुगल उत्तराधिकारी सादत बुरहान उल मुल्क के अधीन अवध का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होता है। उसने अवध को बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति में स्थापित करने की और राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। उनके उत्तराधिकारी सफरजंग थे जो मुगल विरासत में शामिल होते चले गए थे। आपको बता दें सफरजंग उत्तराधिकारियों और आप देखोगे शुजाउद्दौला ये बक्सर के युद्ध की कहानी यहीं से आपको मिलेगी, क्योंकि सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 से 1724 में अवध की स्थापना की थी। 1722 से 24 में इसको एक राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। राज्य मतलब कि आज का राज्य नहीं, उस समय का एक स्वतंत्र मुगल सत्ता से इतर हटकर के एक स्वतंत्र राज्य। और 1739 में मृत्यु के पश्चात, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1739 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी मृत्यु के पश्चात बच्चे सफरजंग यहां का नवाब बना, यहां का शासक बना। और इसका पुत्र आगे चल के जिसका नाम था शुजाउद्दौला, जरा समझना, एक पढ़ेंगे आप सिराजुद्दौला और एक पढ़ेंगे शुजाउद्दौला, दोनों में अंतर है और दोनों का अंतर स्पष्ट करके रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, एक है सिराजुद्दौला जो बंगाल में मिलेगा और एक है शुजाउद्दौला जो अवध में आपको मिलेगा। इट्स क्लियर है नो? सादत खां बुरहान उल मुल्क ने कृषि व्यवस्था में भू राजस्व जो फार्मर थे यहां के, उस नया बंदोबस्त बनाया और भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत कर सके और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर सके। इसके साथ साथ आता है हैदराबाद। हैदराबाद का नाम, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की कहानी किसने नहीं पढ़ी है? आप ऑलरेडी पहले से इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। निजाम उल मुल्क ने 1724 में एक पृथक हैदराबाद राज्य की स्थापना की। यद्यपि उसने औपचारिक रूप से मुगल बादशाह से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, परंतु व्यावहारिक रूप में वह स्वतंत्र बना रहा। मतलब कि यह क्या हुआ? सत्रह सौ 24 में यह हैदराबाद की स्थापना करता है और 1748 मराठाओं के द्वारा पराजित हो जाता है। मराठाओं के द्वारा यह पराजित भी हो जाता है। कौन? निजाम उल मुल्क। यह निजाम न केवल इस समय तक आपको मौजूद मिलेंगे, बल्कि आपको हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र भारत के पश्चात भी देखने के लिए मिलेंगे। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको डेप्थ में और मेंस को टारगेट करते हुए, प्रीलिम्स को उसमें इंक्लूड करते हुए, विद फैक्ट के साथ में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 360 डिग्री एनालिसिस कर सकूं और आपको वो चीजें दे सकूं जिसमें कॉन्सेप्चुअली अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी है, परंतु फिर भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से उसको डेडिकेशन के साथ और अच्छे वे में समझ सके या फिर जान सके। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके पश्चात 18वीं सदी के अगर भारत को और देखें
मुगल साम्राज्य के विपरीत कई ऐसे विद्रोही और माध्यम से निर्मित राज्य भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। उसी में से एक राज्य मिलता है मराठा और सिख राज्य। हम मराठाओं के बारे में आपको एक स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे, परंतु हम इंक्लूड कर रहे हैं, एक ओवरव्यू तैयार कर रहे हैं कि अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कैसे लिख सके। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके इंक्लूड करके पूछे जाते हैं, ना कि सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मराठाओं पर, बल्कि वो मुगल सत्ता को आप देखोगे कनेक्ट करके आपसे मराठों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पानीपत के युद्ध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसमें 360 डिग्री आपका एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा, आप उसको देखें। विषय उठती है कि मराठा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पहले विषय उठता है कि मराठा की उत्पत्ति और विकास कहां से हुआ, जरा समझना। यहां पर थोड़ा मैं आपको हिंट्स देने का प्रयास करूंगा और इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप मराठाओं के बारे में एक ओवरव्यू आपके माइंड में रहे, ना कि बर्डन। मैं कम से कम आपको बर्डन दूंगा और मैं आपसे कहूंगा जुंगाली पद्धति को आवश्यक रूप से फॉलो करें। आप सुबह उठ करके एक टाइम टेबल बनाएं। देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट्स मुझको फॉलो करते हैं तो मैं उनके लिए एक शेड्यूल तय कर रहा हूं। आप सुबह उठे मॉर्निंग में, जिस भी ईश्वर गॉड को मानते हैं उसके प्रति आस्था का भाव रखें, और मॉर्निंग में आप तैयार हुए, जैसे पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, नहाना धोना खाना पीना वो सारी चीज़ें, बट आप एक टाइम टेबल सुनिश्चित करें कि मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है, पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, और लिखें कि मुझे इतने घंटे इसका रिवीजन करना है, ये वाला देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये करके ऐसे आप 6-7 उसमें टॉपिक लिखें, सब्जेक्ट लिखें कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो उसमें ये चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है तो कौन सा पार्ट पढ़ना है, चैप्टर 1-2 कंप्लीट करना है कि नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय और उसका चैप्टर पढ़ते समय एक ही दिन में, एक क्लास में कंप्लीट मत करिएगा। आप कहोगे सर आप क्यों खंडन कर रहे हैं इस बात का, कई टीचर कहते हैं कि जब बैठ जाइए तो चैप्टर पूरा कंप्लीट कीजिए। नहीं, आप चैप्टर कंप्लीट करें, परंतु महोदय लास्ट का 10 मिनट 20 मिनट का उसको छोड़ दें अपनी तरफ से, क्योंकि जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने के लिए बैठे तो बच्चे आप सबसे पहले उस 15 मिनट के बचे हुए चैप्टर को पढ़ें और पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। उसके पश्चात देन नेक्स्ट चैप्टर को आप देखने का प्रयास करें। तब जाकर के आप क्या करेंगे कि उस चैप्टर को अच्छे वे में समझ सकते हैं। अन्यथा आपने अगर कल कंप्लीट कर लिया तो फिर आप आज नया चैप्टर करेंगे, फिर उसको रिकॉल नहीं करेंगे। तो इसलिए कुछ 10 मिनट का 20 मिनट का आप उसमें लास्ट में छोड़ दें, 3 सवाल ही सही वो छोड़ दें, एक पैराग्राफ ही सही वो छोड़ दें, ताकि आप जब पैराग्राफ पढ़ें तो आप कल क्या पूर्ण रूप से रिकॉल कर सकें। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो शिवाजी की हम बात कर रहे हैं। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण किया जो पेशवाओं के अधीन एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मराठा राज्य अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण मुगल राज्य का विकल्प नहीं बन सका। क्योंकि आप देखोगे मराठा कौन थे, आप देखोगे मराठा कौन थे सर, मराठा एक जमींदार हुआ करते थे। मराठा कौन थे, मराठा एक जमींदार थे, और यही जमींदार, इन्हीं जमींदारों ने अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। ये वही मराठा हैं जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे और सरदार शिवाजी के नेतृत्व में आप देखोगे आगे बढ़ते चले गए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। फिर उनके उत्तराधिकारी संभाजी साहू जी
वही संभाजी जिन्होंने औरंगजेब के विजय पर आप देखो जब आक्रमण किया था तो औरंगजेब उसमें विजय रहा था, परंतु कई बार मराठाओं ने बाहरी शक्तियों से मुगल सत्ता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिसमें पेशवा विश्वनाथ जो वहां के प्रधान हुआ करते थे, साहू जी महाराज, उन्होंने मुगलों पर अधिकार कर लिया और इनके राजस्व की एक स्थानीय कहीं ना कहीं व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें खास तौर पर नाम उसका दिया जाता था, जो कि आप देखोगे चौथ और सरदेशमुखी हुआ करती थी। यह वही चौथ और सरदेशमुखी थी जो खास तौर पर वो टैक्स हुआ करता था, राजस्व हुआ करता था। वह चौथ 1/4 लगाते थे। यह टैक्स व्यवस्था है। आपसे पूछा जाएगा कभी तो प्रीलिम्स में, अगर आपसे पूछा जाए कि चौथ, तो चौथ 1/4 ली गई जाती थी। यह वह राज्यों पर लगती थी जो प्रांत खास तौर पर मुगल सत्ता के केंद्र में नहीं थे, गैर मराठा राज्यों पर यह लगाई जाती थी। मुगल सत्ता के केंद्र में या अन्य शक्ति के केंद्र में हुआ करते थे, उन पर लगाए जाने वाले टैक्स को आप चौथ कहते हैं। उसके बाद आता है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी 1/10 ये राजस्व व्यवस्था होती थी, टैक्स हुआ करता था, और ये टैक्स मुगल के विपरीत जो मराठा राज्य हुआ करते थे उन पर लगाए जाने वाला एक टैक्स होता था, जिसको आप सरदेशमुखी के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सरदेशमुखी और चौथ में से निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है, तो भूराजस्व व्यवस्था से। आप देखोगे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा शक्ति कमजोर हो गया, अफगानी हैमस्सा अब्दावली और मराठा के बीच में आप देखोगे मराठा पराजित हो गए, और फिर उसके बाद में उनकी शक्ति जो दयनीय हुई वो तो सब आप जानते ही। क्योंकि इसी की प्रकृति सहकारी संघ जैसी थी, जहां मराठा शक्ति मराठा सरदारों के मध्य विभाजित थी। यथा आप देखोगे आगे चल के नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया इनके बीच में विभाजित हो गया। और आज आपसे यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है बच्चे। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कहां के थे। मैं इस पे आपसे सेपरेट भी चर्चा करूंगा मराठाओं के बारे में, परंतु मैंने इसको इंक्लूड, और आप देखोगे लगभग सभी इसके पोर्शन पर आपसे चर्चा कर ली, सभी स्तर पर मैंने आपसे चर्चा कर ली। केवल आपको यह चीज इसमें देखनी है, मराठाओं को अगर आप पढ़ते हैं, मैंने आपका एक स्तर, एक बेस, एक नींव तैयार कर दी है। आपको केवल अगर आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते हैं, तो केवल आपको पेशवाओं को पढ़ना है, संभाजी, साहू जी और इन सब के अलावा जो भी रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ देना है। पेशवा विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने, और एक सीक्वेंस में आपको वो रिवाइज कर लेना है। बाकी का जो नींव है, जो 360 डिग्री हो सकता है, वह मैंने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर लिया। उसके बाद मराठाओं के पश्चात में आप देखोगे मुगल साम्राज्य के विरोध में विद्रोही जो राज्य हुआ करते थे, उसमें से एक और राज्य होता था जिसका नाम था सिख राज्य, जिसको आप सिख राज्य के रूप में जानते हैं। क्या आता है? सिख राज्य। सिख कौन थे सर? सिखों की उत्पत्ति और विकास का जो श्रेय दिया जाता है वह गुरु नानक जी को दिया जाता है, क्योंकि सिख एक मूल रूप से एक धार्मिक संप्रदाय था जो कुछ विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं जैसे साथ में संगत और लंगर की बात करता है। सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें धार्मिक प्रथाओं जैसे संगत, मतलब कि धार्मिक सभा, और लंगर, सामुदायिक भोजन,
इसके कारण ही आप देखोगे कि सिख समुदाय के रूप में एक विकसित हो गया, जहां पर अनटचेबिलिटी नहीं, अमीर और गरीब को एक साथ बैठ करके खाना खिलाने का प्रयास किया जाएगा, साथ में संगत होगी, साथ में ही पंगत होगी। और गुरु नानक जी ने समतामूलक समाज की स्थापना करी, जो कि 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। और इन्होंने भेदभाव नहीं बल्कि समतामूलक समाज को आगे लाने का प्रयास किया। यह गुरु परंपरा आगे कंटिन्यूअसली चलती रही, जिसमें चाहे गुरु अंगद हो, इनके शिष्य हुआ करते थे, फिर उनके बाद में गुरु अमरदास, रामदास। क्योंकि गुरु अमरदास वही है जिन्होंने मुगलों द्वारा अकबर ने भूमि अनुदान की व्यवस्था को शुरू कर दिया था। इनके बाद में गुरु आप देखोगे रामदास आते हैं। फिर गुरु अर्जुन देव, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, और क्योंकि सिख समुदाय में गुरु गोविंद सिंह के अधीन एक शक्तिशाली सैन्य समुदाय में परिवर्तित होता चला गया था, जिन्होंने खालसा पंथ की ही नींव रखी थी। परंतु न तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह और न ही उनके शिष्य बंदा बहादुर को अपेक्षित राजनीतिक सफलता प्राप्त हो सकी। इस प्रकार सिख साम्राज्य कमजोर बनता चला गया। आगे चल के आप सभी वाकिफ हैं कि गुरु अर्जुन देव सिंह ने किस तरीके से गुरु ग्रंथ और मंदिर निर्माण जो अमृतसर में बनाया गया, और अकबर का पुत्र जागीर ने उनकी मृत्यु कर दी। फिर उसके बाद में अंतिम जो गुरु रहे थे गुरु हरगोविंद, उनके पुत्र हुआ करते गुरु अर्जुन देव के, और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा आप देखोगे उनका सर काट लिया गया था। परंतु बाद में पानीपत के तृतीय युद्ध में स्थिति को नाटकीय परिवर्तन ला दिया गया, और इस युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दावली जो अफगानिस्तान का था वो लौट गया, जबकि मराठे वहां से पराजित हो गए और दक्षिण भारत लौट आए। तो कई चीजें आपको ओवरव्यू यहां पर देखने का प्रयास हमने किया, कई विस्तार से बिंदुओं को मैंने आपसे चर्चा करने का प्रयास किया। एक और राज्य हुआ करता था, बड़ा छोटा सा क्षेत्र था, जिसको जाट राज्य के नाम से जाना जाता है। यह राज्य आपको खास तौर पर, यह जो राज्य होता है बच्ची, जिसमें आप जाट राज्य की बात करते हैं, यह आगरा, मथुरा के रीजन में, भरतपुर वाले क्षेत्र में जाटों का समुदाय हुआ करता था। यह जाट दिल्ली मथुरा के क्षेत्र में निवास करने वाले कृषक और पशुचारी जाति के थे। यहीं से एक शब्द निकला है जाटब और जाट। यह वही क्षेत्र से निकला है कि वो दिल्ली और मथुरा के रीजन में पाए जाने वाले, जो कि पशुचारी और कृषक के रूप में जाने जाते। औरंगजेब के समय 1667 में गोकुल जाट ने विद्रोह कर दिया था। ये वह हैं जिन्होंने कभी मुगलों के प्रति अपने सिर को कभी झुकाने का काम ही नहीं किया। इसके बाद में आगरा मथुरा के आप देखोगे चूड़ामल जाट, बदन सिंह जाट के नेतृत्व में सफलतापूर्वक स्वतंत्रता और जाट राज्य की स्थापना होती चली गई। इन सब के अलावा अफगानों के भी आक्रमण आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मुगल सत्ता को कमजोर करने का कंटिन्यूअसली उन्होंने प्रयास भी किया है। आइए तो देखते हैं अफगान राज्य के बारे में। अफगान राज्य मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी का लाभ उठाकर उत्तर भारत में कुछ ऐसे छोटे अफगान राज्य भी स्थापित हो चुके थे। एक अफगान प्रमुख आप देखोगे अली मोहम्मद खान ने तो उत्तरी कुमायूं और दक्षिण में गंगा नदी के बीच में रोहिला राज्य की स्थापना भी कर दी थी। इन सब के अलावा अहमद खान
वंश ने दिल्ली के पूर्व फरुखाबाद के आसपास के क्षेत्र पर एक अन्य स्वतंत्र अफगान राज्य की स्थापना कर दी थी। मतलब कि इन सब से ये हमें जरूर पता चलता है कि मुगल सत्ता के विपरीत भी जाकर के बाहरी राज्य जो शत्रु राज्य हुआ करते, उसमें से अफगान साम्राज्य की शक्ति कितनी शक्तिशाली थी कि वह दिल्ली के क्षेत्र के आसपास, जहां पर दिल्ली में मुगल सत्ता ऑलरेडी आप देखोगे है, फिर भी फरुखाबाद जैसे क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में अफगान राज्य स्वतंत्र राज्य बन रहा है, जो कि कुमाऊं से लगा करके, कुमाऊं की पहाड़ियां जब आप पढ़ते हैं, विंध्यन पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, कुमाऊं की पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, तो उसी में से आप देखोगे गंगा नदी के बीच में एक रुहेला राज्य की स्थापना करना। तो आप जरा समझ सकते हैं कि मुगल सत्ता उस समय कितनी सक्षम थी और कितनी समृद्ध थी, कितनी शक्तिशाली थी। फिर क्वेश्चन उठता है कि 18वीं शताब्दी के भारत में स्वतंत्र क्षेत्र के राज्य भी हुआ करते थे। हमने अब तक 2 राज्यों के बारे में आपसे बात कर ली, चर्चा के बिंदु बनाए, जिसमें ना केवल मुगल सत्ता के उत्तराधिकारी राज्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि इन सब के अलावा आपको शत्रु राज्य भी मिलेंगे, और उन सब के अलावा स्वतंत्र राज्य जो कि मुगल सत्ता की परिधि से दूर के राज्य कहे जाते हैं। ऐसे राज्य आपको साउथ में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक नाम आपका आता है राजपूत राज्य। राजपूत राज्य खासतौर पर आप देखोगे, राजपूत राज्यों ने प्रारंभ में मुगल संप्रभुता स्वीकार कर ली थी, परंतु 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद उनमें से कई अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ये वही राजपूत हैं जो कि राजस्थान के क्षेत्र में, गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो वहां पर गुर्जर प्रतिहार पढ़ते हैं, और ये वही राजपूत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, वो राजपूतों की ही भारमल की पुत्री हुआ करती थी, वो राजपूत की ही आप देखोगे पुत्री थी। कई राजपूतों ने अपनी पुत्रियां मुगलों को दी। हालांकि वो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, परंतु जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, मेडिवल इतिहास आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की जो आती है, तो आप उसको और अच्छे वे में, रामचरण शर्मा की प्राचीन काल मिलता है, बिपिन चंद्रा की है आधुनिक काल की, और मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्रा। तब आप सतीश चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तब आप इस चीज को जानेंगे तो आपको बड़ा अच्छे वे में, बच्चे बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, हैबिट डालिए। ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों का है। ये इतनी इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वो कंटेंट है, अगर आप इसको कंठस्थ कर लेंगे, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आप दुनिया की भारतीय इतिहास से संबंधित कोई भी हिस्ट्री की बुक है, आपको बड़ी आसान और सरल लगेगी। ये वो वेस बना देंगे क्लासेस आपका। आप इसके ऊपर जितनी चाहे इमारत बना सकते हैं इतिहास के पन्नों में, ना केवल इतिहास में बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैंने पढ़ा दिया इतने साधारण और सरल वे में, तो आप उसके ऊपर कितना ही आप इमारत बना सकते हैं। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और ये मजबूत करता है कौन? एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों का कंपाइल वाला नोट्स। तो राजपूत राज्य इस अवधि के दौरान सवाई जयसिंह के अंतर्गत आप देखोगे अमेर सबसे शक्तिशाली प्रमुख राजपूत राज्य भी बना था। जब आप मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो राजपूतों का और गुर्जर प्रतिहारों का प्राचीन में, और राजपूतों का मध्यकालीन भारत में अकबर के समय कई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि बड़ी ही जरूरी और उपयोगी देखने के लिए मिलती हैं। आई होप कि यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्वतंत्र क्षेत्रों में एक आता है मैसूर। वही मैसूर जहां पर
16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई था जो धीरे धीरे वाडियार साम्राज्य के तहत स्वायत्त राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया, परंतु आगे मैसूर ने हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के अधीन अपने वास्तविक गौरव को प्राप्त कर लिया। फिर मुगलों की कैसे भारत में विजय होगी उसको हम एक अच्छे वे में आपसे चर्चा करेंगे और फिर वहीं से हम निकाल के लेकर के आएंगे कि कैसे जो मैसूर के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय और चतुर्थ युद्ध हुए और किस तरीके से श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत और हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या क्या योगदान और कंट्रीब्यूशन दिया उस क्षेत्र में, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका एक और शासक आता है जो खासतौर पर जिसका नाम आता है त्रावणकोर का राज्य। यह भी एक स्वायत्त राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, मुगल सत्ता के इतर आप देखोगे एकदम विकसित और सुविकसित राज्य था। त्रावणकोर भारत के दक्षिण भाग में त्रावणकोर राज्य स्वतंत्र रूप में उभरा था। यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य के विस्तार से मुक्त रहा था। 1729 के बाद में आप देखोगे मार्तंड वर्मा के अंतर्गत त्रावणकोर एक बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसमें आप देखोगे वित्तीय व्यवस्था में सुधार किया और ब्रिटिश कंपनी को अपनी शर्तों पर त्रावणकोर के रीजन में व्यापार करने के लिए मजबूर किया। ब्रिटिश कंपनी को यहां से आप देखोगे हाथ धोना पड़ा, उसको यहां से भगा दिया था। विषय उठता है कि 18वीं शताब्दी का विवाद क्या था। ये तो भारत हमने देखा, आइए अब डाल लेते हैं नजर कि 18वीं शताब्दी के विवाद के बारे में। प्यारे बच्चे नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी जैसे क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। परंतु मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जो एनसीईआरटी की होगी, आप उसको अपने स्तर पर पढ़ें और उसमें क्वेश्चन होंगे थिंकिंग। देखिए जो बच्चा जुगाली पद्धति को एक्सेप्ट करेगा, जो मैं बार बार आपसे चर्चा का बिंदु बनाता हूं, वही बच्चा लंबे समय तक, और यूपीएससी की जर्नी बच्चे कोई 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है, ठीक है। ये एक पंचवर्षीय योजना की तरह इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। कभी कभी इसमें 5 साल भी लग सकते हैं, अन्यथा 2 साल में 3 साल में आपका किसी स्टेट में या फिर यूपीएससी में आपका क्लियर हो ही जाता है अगर आप अच्छे वे में तैयारी करते हैं, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा याराना दोस्ताने से दूर रहें और मल्टीपल टाइम अपनी स्टडी पर फोकस करते रहें तो बेटर आपके लिए ज़्यादातर होगा। इट्स क्लियर है ना। अगर जो भी आपका डाउट है आप मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इट्स क्लियर है नो। चलिए तो अब देखते हैं 18वीं शताब्दी के भारत, उस समय का जो विवाद हुआ था वो क्या था। पहला उठता है कि इस युग को अंधकार का युग के रूप में चित्रित करने का आधार। जरा देखना, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइएगा कि इस युग को अंधकार के युग के रूप में क्यों हम कहते हैं कि यह अंधकार का युग था। परंतु अंधकार के युग की अवधारणा को निम्नलिखित आधार से अस्वीकृत भी किया जा सकता है कि यह अंधकार का युग नहीं था। दोनों ही देखो स्टूडेंट्स, जब हम आलोचना करें तो ऐसी करें, किसी भी सिद्धांत की या किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी डायमेंशन पर जाकर के किसी की भी अगर हम आलोचना करें तो ऐसी करें कि सामने वाले को लगे कि आलोचनाओं के सिवा कुछ है ही नहीं। और यदि हम उसके सकारात्मक बिंदुओं की चर्चा करें तो ऐसी करें सामने वाले को कभी आलोचना ही नहीं दिखाई दे, बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, तब आप एक मैच्योर और बिगिनर से एडवांस एस्पिरेंट्स की तरफ भूमिका आपकी हो जाती है और आप वास्तव में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो एलिजिबिलिटी रखते हैं और कहीं ना कहीं आप भविष्य में फ्यूचर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने की योग्यता भी रखते हैं। क्यों कहा जाता है कि अंधकार का युग था 18वीं शताब्दी का भारत? कई इसमें चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस अवधि में 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अगर हम देखें तो यह राजनीतिक विघटन का काल था। जो मुगल सत्ता एक केंद्रकारी सत्ता थी वो आपको विकेंद्रीकृत सत्ता के रूप में चिन्हित होती हुई दिखाई देगी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कई ऐसे छोटे बड़े शासक आपको देखने के मिलेंगे जो कि 1858 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल तक देखने के लिए मिलेंगे।
चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो, हैदराबाद का क्षेत्र हो, अवध का क्षेत्र हो। 18वीं शताब्दी का भारत, इसे आर्थिक विघटन के काल के रूप में भी आप देखोगे समझाया जा सकता है। क्योंकि स्वयं मुगल सत्ता के अंदर सत्ता और गद्दी को लेकर के स्वयं के भाइयों में होने वाली लड़ाइयां, जो मुगल सत्ता के राजस्व के केंद्र के बिंदु थे, वही स्वतंत्र हो गए, वही आजाद हो गए। सूबेदार और आप देखोगे बंगाल के नवाब दीवान, जिसको एक साथ मर्ज करके नवाब बनाया गया, उसने तो अप्रत्यक्ष रूप से ही मना कर दिया। उसके बाद हैदर अली आ गया 1740 में, उसने पूर्ण रूप से ही मना कर दिया कि मैं अब मुगल सत्ता को राजस्व नहीं दूंगा। हैदराबाद का निजाम, उसने बाहरी ऊपर से तो रखने दिया कि जो नीति आप पॉलिसी बनाएंगे आर्थिक नीति होगी, परंतु मैं आपको टैक्स और राजस्व यहां से उगाड़ कर नहीं दूंगा, बल्कि मैं नीतियां बनाऊंगा। अवध का नवाब स्वयं बना रहा है, 1722 से 24 में वो रह रहा है वहां पे, और वहां पर वो स्वयं कई ऐसी पॉलिसी भू राजस्व की बना रहा है, किसानों से भू राजस्व की दर और ज्यादा लगान ले रहा है ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन मुगल सत्ता को मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो इसमें दो बड़े बिंदु आप कहेंगे कि पहला, कि शक्ति के केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण मिलता है, कि राजनीतिक विघटन का काल मिलता है। कोई ऐसी मजबूत आपको शक्ति नहीं दिखती है, बल्कि छोटी छोटी सैमुलर आपको शक्तियां यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। इसका एक उदाहरण यह माना जाता है। और आर्थिक विघटन का काल मतलब कि जहां पर आपकी आर्थिक अवनति, आर्थिक उन्नति नहीं, आर्थिक अवनति, तो आप यहां पर दोनों बिंदुओं से इसको क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। फिर विषय उठता है कि परंतु यह अंधकार के युग की अवधारणा को कैसे हम अस्वीकार कर दें कि नहीं महोदय, ये अंधकार का युग नहीं था। अंधकार का क्यों युग नहीं था, जरा उसको भी समझ लेते हैं। यद्यपि मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा था, परंतु फिर भी उत्तराधिकारी राज्यों के साथ साथ कुछ अन्य राज्य अपने संबंधित राज्य क्षेत्र में कुशल सरकार प्रदान भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब ने स्वयं को वहां का नवाब तभी तो घोषित कर रहा है, देखिए अब वो सक्षम हो गया है, उसको मुगल सत्ता के नीचे काम नहीं करना है। अब वह ढाका से मुर्शिदाबाद अगर अपनी कैपिटल को परिवर्तित कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, तो मतलब कि वो सक्षम हो गया है, वो डिसीजन ले रहा है। अगर हैदराबाद का निजाम कह रहा है कि नहीं, मैं आपकी शक्ति, अपनी आपके जो नीतियां हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से क्या करूंगा, उनका उल्लंघन करूंगा, मतलब कि मैं सक्षम हो गया हूं कि मैं अपनी पॉलिसी और नीतियां अपने राज्य क्षेत्र में विस्तृत करने का प्रयास करूंगा, तो मैं क्यों आपको फॉलो करूं। ये कई ऐसे बिंदु हैं जो हमें बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कुशल सरकार प्रदान कर दी गई, और शक्ति के केंद्रीकरण से, जहां पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है वहां पर शोषण ज्यादा होता है, जहां पर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है वहां पर डिसीजन और निर्णय समाज के हित में, सामूहिक हित में, और इन सब के अलावा आप देखोगे राष्ट्र के हित में लिए जाते हैं, उस राज्य के हित में लिए जाते हैं। यहां तक कि आर्थिक मोर्चों पर भी हम कई ऐसे कारणों से विघटन के काल को रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंपनियों की भूमिका के कारण व्यापार का विस्तार भी देखने के लिए आपको मिलता है। बेशक यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन होता है और वो अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, परंतु भारतीय व्यापार को भी विस्तार मिलता है। अब भारत न केवल वह जो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और वो 1400 में कुस्तुन दुनिया का पतन हुआ था, जो सिल्क रूट ज्यादा था,
ग्रीस तक वो बंद हो गया। अब भारत को भी जल मार्गों से व्यापार करने का एक आधार मिल गया और एक मौका मिल गया। इट्स क्लियर नो। नकदी फसलों के उत्पादन में विस्तार हुआ। भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक साल बन रहा था धीरे धीरे, और इसी उपनिवेशवाद में कई भारतीय कृषकों के द्वारा उन्हीं फसलों का उत्पादन किया गया जिसको हम बेच करके यूरोप में और अधिक से अधिक मुद्राएं अर्जित कर सकते। तो ना केवल 18वीं शताब्दी का जो काल था ये अंधकार का काल था, बल्कि यह एक तरीके से आप देखोगे एक नया सवेरा भी था, क्योंकि अंधकार के बाद में, रात के बाद में सवेरा ही आता है, तो एक सवेरा भी था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन उठता है आपका 18वीं शताब्दी से ही, और क्वेश्चन आपको यहां पर दो मेंस के क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट डाउन करें। एक 2017 में पूछा गया है, तो एक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों 150-50 शब्द के हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्यीय प्रकापी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि स्पष्ट कीजिए, मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था? तो आपको 18वीं शताब्दी का भारत बताना है, राजतंत्र बता देना है इस समय किस तरीके से ग्रसित था, यह आपको उससे इंटरलिंक करके लिख देना है। वही आता है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव, मतलब कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कैसे पड़ी और किस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन आगे बढ़ता चला गया। इसके लिए कई कारण हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला आता है कि ब्रिटिश कंपनी ने वाणिज्यिक गतिविधियों से राजनीतिक शक्ति अर्जित करने की ओर कदम क्यों बढ़ाए, विचार करें। इसके लिए दो बिंदु महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए कंपनी भारत के अतिरिक्त संसाधनों के अधिकारिता की तलाश कर रही थी। जितना हो सके वह अधिक से अधिक पूंजी जुटा सके, अतिरिक्त संसाधनों की आधारिता को तलाश कर सके। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय व्यापार से अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को भी समाप्त करना चाहती थी। मतलब कि मार्केट के अंदर ब्रिटिश कंपनी के समक्ष कोई दूसरी कंपनी नहीं रुक सकती। तो इसका एक ये बड़ा रीजन था। उसी में आता है आपका कर्नाटक के युद्ध, उसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो। तो चलिए आइए देखते हैं, कर्नाटक के युद्ध की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए सर, कर्नाटक युद्ध क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को केंद्रित करने के लिए, जरा समझना, मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं उसको जरा समझना। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये कई क्वेश्चन उठेंगे आपको कि किसके कारण आप कहेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई या नहीं। आइए इसी को देखने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कर्नाटक के युद्ध। देखिए, कर्नाटक के युद्ध के कारण क्या थे और प्रथम कर्नाटक का युद्ध क्या हुआ। पहला है कि फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों कंपनियां दक्षिण भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। साथ ही यह युद्ध यूरोपीय संघर्ष के विस्तार का भी एक परिणाम था और दोनों ही
कंपनियां भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पोषित करना चाहती थी। उसमें एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दूसरी तरफ की आपको फ्रेंच कंपनी। आता है दोनों के बीच में स्टार्ट होता है आपका प्रथम कर्नाटक का युद्ध। सत्रह से 1748 में प्रथम कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष था और यह लगभग अनिर्णीय रहा और इसमें एक संधि कर ली गई जिसको हम कहते हैं एक्सलापा की संधि। इसके तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। फिर आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 में लड़ा गया। यह हैदराबाद और कर्नाटक के राज्य के उत्तराधिकार के मामले में, उसमें एक तरफ फ्रेंच जो कि कर्नाटक हैदराबाद की तरफ से लड़ रहे थे और ब्रिटिश कर्नाटक की तरफ से लड़ रहे थे, और यह युद्ध हैदराबाद और फ्रेंच आधिपत्य और कर्नाटक पर ब्रिटिश आधिपत्य के साथ समाप्त हो गया। इसमें ब्रिटिश की शक्ति स्थापित हो गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। इसको सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग है जो यूरोप में प्रारंभ हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस ने भारत में अपनी स्थिति खो दी थी। वनडिवास के युद्ध में फ्रेंच कंपनी की निर्णायक पराजित के बाद भारत से आप देखोगे उसकी स्थिति बिल्कुल ना के बराबर आ चुकी थी। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटिश सफलता के क्या कारण थे, तो उसमें 3-4 कारण हैं। जैसे पहला है कि ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक रूप से अधिक पेशेवर और सफल कंपनी थी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। दूसरा है फ्रांसीसी कंपनी के विपरीत ब्रिटिश कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, इसलिए सरकार का अनुचित हस्तक्षेप कम था। ब्रिटिश कंपनी को सक्षम अधिकारी जैसे क्लाइव और सर आयरकूट की सेवा मिली थी। वहीं बंगाल के संसाधनों में ब्रिटिश कंपनी को अधिक लाभान्वित कर दिया था। तो अब उनके पास में नेतृत्व भी ठीक था, धन संपादन भी ठीक थे, तो कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ठीक ठीक नज़र आ रही हैं। तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक के उस युद्ध में, उस पूरे प्रकरण में विजय प्राप्त कर लेती है। फिर उठता है क्वेश्चन, नवाब और कंपनी के मध्य विवाद के कारण क्या है। बंगाल में जब हैदरा आपको देखने के लिए मिलेगा अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां का एक नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी था बंगाल में वह था सिराजुद्दौला। अब फर्रुखशियर ने एक फरमान 1700 के आसपास समझा दिया था, 1727 के आसपास सुनवाया था कि बिना टैक्स के वो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आदि आदि। उसी का एक मुद्दा था। देखिए क्या था, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक खासतौर पर एक शुल्क मुक्त व्यापार के लिए एक प्रकार का अनुचित पत्र होता था। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा निजी व्यापार के लिए दस्तक का उपयोग करना और भारतीय व्यापार को दस्तक बेचना होता था। नए नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश के व्यवहार से नाराज था, जिसमें फोर्ट विलियम के किलेबंदी का मुद्दा, जो कि 1756 में नवाब और फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। ब्रिटिश बंगाल में अपने व्यापारिक लाभ को समझौता नहीं करना चाहते थे और क्लाइव के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी ने, आप देखोगे 1757 में चंद्रनगर के फ्रांसीसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, जबकि नवाब इसका विरोध करता रहा था। अब जब नवाब विरोध कर रहा है, वहां का नवाब है, तो इसलिए आप देखोगे ये प्लासी का युद्ध होना ही था। रॉबर्ट क्लाइव ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जबकि फ्रांसीसी कंपनी ने किलेबंदी करने से मना कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हालांकि उसने नवाब को हल्के में ले लिया और स्टार्ट होता है प्लासी का युद्ध। आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध के क्या क्या प्रभाव रहे। पहला था कि कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया गया, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब वो भाग गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सत्ता स्थापित हो गई थी वो वर्चस्व बंगाल पर कंपनी की हो गई थी।
कंपनी बंगाल के व्यापार के वित्त पोषण के लिए वृहत आप देखोगे संसाधन प्राप्त कर सकी और ब्रिटिश कंपनी अपने यूरोपियन प्रतिद्वंद्वों को बंगाल से बाहर कर सकी थी। फिर विषय उठता है कि 1760 में बंगाल में नवाब का परिवर्तन। नवाब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया और ब्रिटिश कंपनी इस घटना को बंगाल की क्रांति के रूप में निरूपित करती है, परंतु यह किसी भी स्पष्ट रूप से क्रांति नहीं थी। एक और मुद्दा उठता है कि नए नवाब और कंपनी के मध्य संघर्ष और बक्सर का युद्ध। ये जो मुद्दा है इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नया नवाब एवं स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अपनी राजनीतिक मुर्शिदाबाद से बिहार से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। उसने वहां के एक गन फैक्ट्री कारखाना भी स्थापित किया। किसने? जो बंगाल का नया नवाब था, मुर्शिदाबाद में। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से शासन करने की मदद मांगी थी और उसने दस्तक के दुरुपयोग पर अंकुश लगा दिया। उसके बाद आता है आपका बक्सर के युद्ध का प्रभाव। कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई और कंपनी का नियंत्रण केवल बंगाल पर ही नहीं बल्कि अवध और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय पर भी हो गया था। अब पूर्ण रूप से कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद भारतीय व्यापार के वित्त पोषण की समस्या को सुलझा लिया था। पूर्ण रूप से आप कहोगे कि बंगाल के क्षेत्र में कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया और कंपनी अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सक्षम रही। आपका ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, यही पर समाप्त होती है बच्चे। आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देंगे। कल जो आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे उपनिवेशवाद को हम आपसे कल स्टार्ट करेंगे। तो जितना आपसे हमने अब तक चर्चा किया है उसको एक बार आप NCERT जरूर पढ़ेंगे और इस क्लास को एक बार पुनः देखेंगे। तो चलिए, मन लगा के पढ़ते रहिएगा और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते चलिएगा, वीडियो को देखते चलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।